हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा विज्ञान का कुछ हिस्सा, बाकी हिस्सा अगले लेक्चर में आएगा। इस हिस्से में हम 4 प्रमुख प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे कि भाषा होती क्या है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा का विकास कैसे कैसे होता है और हिंदी भाषा का वर्गीकरण आप कैसे करते हैं। इस पूरे पोर्शन से किसी भी शिक्षक भर्ती का जो हिंदी का पोर्शन है या बाकी अन्य एग्जाम जैसे आरओ या आरओ है, उनमें मिनिमम 2 या 1 क्वेश्चन आने की पक्का संभावना होती है, जो जनरली भाषा के विकास से या वर्गीकरण से आपको मिलता है। इसीलिए इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। 15-20 मिनट का लेक्चर होगा। आराम से आपको ये 4 क्वेश्चनों का अंदर समझाया जाएगा। इसके अंदर थ्योरी क्या है, आप चाहें तो खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आप मेरे नोट्स ना खरीदें। मेरे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, वहाँ से भी आप उनको ले सकते हैं। इसीलिए आइए अब बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं हिंदी भाषा विज्ञान। देखो, भाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा का विकास, और चलो ये 3 मिनट आए पहले। भाषा होती क्या है, भाषा का विकास कैसे हुआ। जानवरों की भी खुद की भाषा होती है, पहली चीज़ तो इंसानों की भी खुद की भाषा होती है। हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से, हर जो प्रजाति है वो किसी ना किसी तरीके से अपने दिमाग में जो विचार चल रहे हैं या अपने हृदय के जो भावनाएं हैं उनको दूसरों को पहुंचाने के लिए जो भी करता है वो भाषा है। जो भी करता है वो भाषा है। हम सभी के घरों में ऐसा कभी ना कभी हुआ है जब माँ बाप ने कहा हो कि तुमको तो केवल लात घूंसे की भाषा समझ में आती है, तुमको तो केवल डंडे की भाषा समझ में आती है। तो वो उसको लिटरली नहीं बोल रहे हैं, वो सच में यही बोल रहे हैं कि मेरे जो विचार हैं, जब मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे हो, तो मैं फोर्स करूँगा तुम्हारे ऊपर अपने विचार, और उसके लिए जो भाषा होगी वो वायलेंस की भाषा होगी। ठीक है, उसको वो उस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो भाषा होती क्या है, लिखना शुरू कर देना सभी लोग। विचारों का आदान प्रदान। विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसको करने का माध्यम होती है भाषा। बस, इसके अलावा भाषा कुछ नहीं है। भाषा का उपयोग इससे ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं होता है। विचारों के आदान प्रदान के लिए जो माध्यम प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा भी होती है, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं आप लोग, C++, जावा, पाइथन वगैरह वगैरह। तो उससे आप क्या कर रहे हैं, जो आपके विचार हैं, जो तुम्हारा कोई कोड है कि हम चाहते हैं कि 2 संख्याओं को जोड़े ये कंप्यूटर, ये मेरे विचार हैं, मुझे उसे कंप्यूटर को बताने हैं, तो मैं उस कंप्यूटर को, कंप्यूटर की जो भाषा है उसका प्रयोग करके उसे समझाने का प्रयास करता हूँ। किसी भी तरह के विचारों के आदान प्रदान के लिए जो माध्यम होगा उसे भाषा ही कहा जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो इंग्लिश और हिंदी है, इन लोगों को एक दूसरे से कंपेयर मत करना कभी। हिंदी भाषियों को मैं एक चीज़ बहुत सही समझा देता हूँ, इंग्लिश हमारे लिए द्वितीयक भाषा है, सेकंड लैंग्वेज है, तो वो हमें हल्की भी आ जाती है ना, तो हम अंग्रेज़ों से ज़्यादा अच्छे हैं। उनको तो हमारी हिंदी कतई नहीं आती है। जब भी कोई आपसे कहे कि आपकी इंग्लिश बहुत बेकार है, कोई विदेशी, तो आप उससे ये ज़रूर पूछेगा कि तुम्हारी हिंदी, तुम्हारी उड़िया, तुम्हारी बांग्ला, तुम्हारी तेलुगु, तुम्हारी मलयालम कितनी अच्छी है। तुम्हारी जो प्राथमिक भाषा है वो तुम्हें अगर अच्छे से आती है तो तुम संसार में अच्छे से चल सकते हो। इसीलिए इस बात पे पूरी तरह से गर्व करना कि जो तुम्हारी भाषा है, या देहात में जो तुम्हारी भाषा है, कोई भी तरीके से हो, अगर वो वल्गर नहीं है, अगर वो अश्लील नहीं है, तो उस पर कभी शर्म मत करना, चाहे वो भाषा हो या जीवन शैली। चलो अब अगला आते हैं क्वेश्चन पे। क्या था, भाषा क्या है, हो गई। ठीक है, अब आते हैं भाषा
के विकास के चरण क्या हैं? भाषा के विकास के चरण क्या होते हैं? कोई भी भाषा होती है वो शुरुआत सबसे पहले होती है बोलने से, ठीक है? तो सबसे पहले हम उसको बोलना शुरू करते हैं, बोली, ठीक है? सबसे पहले हम उसे बोलना शुरू करते हैं, बोली। बोलियां हिंदुस्तान में एक नहीं था, हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक निबंध में थी ये लाइन, वो लाइन कहीं और से आई होगी पर मैंने उनके निबंध में ही पढ़ी थी। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, वाणी मतलब बोली। हिंदुस्तान में स्थानीय बोलियां बहुत ज़्यादा हैं। संविधान में सिर्फ 22 मानक भाषाएं मानी गई हैं, आगे चल के कोई आंदोलन फांदोलन हो गया तो और बढ़ जाएंगी, लेकिन वर्तमान में भाषाएं 22 है पर बोलियां 7000 मानी गई हैं लगभग, कि हमारे देश में लगभग 7000 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है? मैं औरैया इटावा इस क्षेत्र से आता हूँ, ठीक है? तो हमारे यहाँ इस तरह से बोला जाता है। हमारे यहाँ हमारे जो होता है, या उतय चले जाओ, इतय चले जाओ, ये उतय और इतय जो ये सब जो शब्द हैं ये बोली के अंतर्गत आएंगे, ये भाषा नहीं होगी, अभी तक नहीं होगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये सब बोली है। बोली सिर्फ बोलने के लिए होती है। जो इलिटरेट लोग अपने चीज़ में यूज करें, तुम ऐसे मान लो जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, वो जिस तरीके से बोल रहा है, या जब हम लोग सभी अनपढ़ होंगे एक समय जब शिक्षा थी ही नहीं, तब हम जैसे बोलते थे, उसे बोली कहा जाएगा। बोली के बाद क्या बनता है? उपभाषा। जिस बोली में भी साहित्य का निर्माण शुरू हो जाए तो अब वो बोली ना रहकर, केवल बोलने तक ना रहकर, अब वो लिखने तक पहुंच गई है, तो अब वो उपभाषा में बन जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं उनमें कुछ लिखा हुआ है ना, तो हमें उनकी बोली उपभाषा लेवल तक पहुंच गई थी, ये पता है। पाषाण काल ले लो तुम, पाषाण काल समझते हो ना, स्टोन एज, उस समय की कुछ लिखावट तो नहीं मिली, साहित्य तो नहीं मिला, एकाध तस्वीरें मिली हैं वो अलग बात है, लेकिन साहित्य मिला है क्या? नहीं। तो वो बोली वाले ही थे, तब तक भाषा का निर्माण माना नहीं जाएगा। तो बोली से उपभाषा बन चुकी है अगर साहित्य का निर्माण हो गया है। अब उपभाषा से वो बनती है भाषा। जब कई सालों तक साहित्य का निर्माण होगा तो अपने आप व्याकरण ठीक ठाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम बताओ ना। एक लेक्चर में, जैसे कि अब प्रेमचंद ने तो काफ़ी सारा लिख दिया है, जैसे मैं मेरी बोली है कि हमारे यहाँ, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ वो लोग कल आए, हमारे यहाँ वो सब जने कल आए थे, ठीक है? इसको तुम यहाँ समझना। हमारे यन बेसब जने कब आ रहे हैं? आए रहे हैं। मेरे यहाँ वो सब लोग कब आ रहे हैं? हमारे यहाँ वे सब जने कब आ रहे हैं। ये बोली है। अगर मैं इसी तरीके से बोली का इस्तेमाल करते हुए कई सारे उपन्यास लिखूं और कई लोग ऐसा करें तो ये बोली उपभाषा में आ जाएगी।
ठीक है, ये बोली उपभाषा में आ जाएगी। उपभाषा से भाषा तब बनेगी जब कई सारे लोग इस तरह से लिखेंगे, तो कई लोग ऐसे लिखेंगे कि हमारे यहाँ या हमारे बेसब जने कर देंगे, अपने मन से वो फिर शब्दों का प्रयोग करना शुरू करेंगे। तो फिर हम लोगों को भी इस लड़ाई हो जाएगी कि कौन सही से लिख रहा है, किसकी लिखावट अशुद्ध है, किसकी लिखावट सही है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, व्याकरण का निर्माण हो जाएगा। जब व्याकरण बन जाएगा उसका, तब ये बोली भाषा में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे पहले नहीं होगी जब तक व्याकरण नहीं बनेगा। तो ये 22 भाषाएं व्याकरण तक पहुंच गई हैं क्या? जो हिंदुस्तान की अनुसूची है उसमें भाषाएं, जो हमारे संविधान में अनुसूची में नहीं भाषाएं लिखी हुई हैं 22, वो व्याकरण वाली भाषाएं हैं क्या? नहीं। इसके बाद का जो चरण है मानकीकृत भाषा, बाईस भाषाएं वहां से आती हैं। मतलब बोली ये है, मैं बोल रहा हूं, फिर मैंने एक साहित्य का निर्माण कर दिया, हमें देख के 5-6 और लोगों ने साहित्य का निर्माण कर दिया, उन साहित्य के निर्माण से व्याकरण के कुछ नियम बन गए तो भाषा बन गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा जब मद्रास में गए हम, जब तमिलनाडु में गए और ये बोली का प्रयास हमने किया, तो उन्होंने अपने अलग नियम बना दिए कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे हमारे अहें लिखो तुम, हमारे अहें, हमारे अहें वे कब आए हैं, ठीक है। तो मद्रास और यूपी में लड़ाई हो जाएगी कि अरे यार अब तुम अहें लिख रहे हो, हम यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो पॉलिटिकली रूप से, राजकीय रूप से, सरकारी रूप से जो एक मानक व्याकरण बनती है कि इसके अलावा तुम यूज नहीं करोगे, जो सरकारी आदेशों में प्रयोग होगी, सरकार फिर जिस व्याकरण को मानेगी उसे मानकीकृत भाषा बोला जाएगा। 22 भाषाएं वही भाषाएं, उनका सरकारी आदेश आता है। सरकारी आदेश इन सभी 22 भाषाओं में लाना प्रस्तावित है सभी का। इस तरह से भाषा के विकास के चरण होते हैं, बोली, उपभाषा, भाषा और मानकीकृत भाषा। हम उसमें इसी मानकीकृत भाषा हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चरों में, ठीक है। चलो नोट कर लेना है सबको, समझ में ना आए तो डाउट टेलीग्राम पे पूछो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगला था भाषा के प्रकार। तीसरा क्वेश्चन यही तो था। उसके बाद था कि हिंदी भाषा का वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा बोली जाए, लिखित भाषा लिखना, और सांकेतिक भाषा में इशारे आते हैं। भाषा के ये 3 प्रकार हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ठीक है। तो जैसे तुम्हें किसी से बोलना है कि वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है, ठीक है। तुमने किसी व्यक्ति से कहा कि वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है, ठीक है। मौखिक रूप से मैं तुमसे ऐसे बोल दूँ वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है, लिखित रूप से मैं लिख दूंगा कि वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है।
और सांकेतिक जो भाषा होती है, जो मूक बधिर लोग जो सुन नहीं पाते उनके लिए इस्तेमाल होती है, वो अलग होती है कि वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है। इस तरह से कोई भी, मतलब मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है, जो भी व्यवस्था है। मौखिक लिखित सांकेतिक इस तरीके से भाषा के प्रकार होंगे। एक जो डाउट बच्चों के दिमाग में रहता है कि सांकेतिक भाषा क्या केवल जो मूक बधिर होते हैं, जो सुन नहीं पाते या जो बोल नहीं पाते, कि वही लोग इस्तेमाल करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही अगर तुमसे बात करूं तो मेरे भी हाथ बहुत चल रहे हैं, उसको भी सांकेतिक भाषा ही कहा जाएगा। होता क्या है सामान्यतः कि मौखिक भाषा में भावनाओं के निरूपण के लिए, लिखते जाना यहाँ, भावनाओं के अच्छे से निरूपण के लिए संकेतों का प्रयोग बड़े आराम से किया जाता है। ठीक है, कई सारे संकेत हैं या नहीं है? भीमराव अंबेडकर का संकेत क्या है? ऐसे उन्होंने किताब ले रखी, उधर हाथ कर रखा है कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस का क्या है? वो उधर देख रहे हैं और उधर हाथ कर रहे हैं। इस तरह से सबके साइन लैंग्वेज है ना, वो तो मुंह बधिर थे नहीं। सांकेतिक भाषा भावनाओं को समझाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। मुझे तुम्ही से कहना हो कि वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कहाँ जा रहा है। अब मैं ऐसे कह दूँ कि वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है, तो ये जो साइन मैंने किया वहाँ की तरफ, वो सांकेतिक भाषा का पार्ट है, और उसको मैंने मौखिक के साथ मिला के अपनी बात कही कि वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से भाषा के ये 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, जिसमें सांकेतिक और मौखिक में भावनात्मक संबंध होता है। अब आओ आखिरी इस लेक्चर का भाग। अगले लेक्चर में लिपि पढ़ाएंगे, देवनागरी लिपि जो अपनी है, कि हिंदी भाषा का वर्गीकरण कैसे है। फिर तो जैसा कि मैंने मानकीकृत भाषा से अभी चला था, अभी सेम चीज़ में चलेंगे। हिंदी मानकीकृत भाषा है, जिसमें हम उसे भाषा ही मानेंगे अभी। उसकी 5 उपभाषाएं या विभाषाएं, उपभाषा को विभाषा भी बोला जाता है या वर्ग बोला जाता है, वो हैं। ठीक है, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, मैथिली, और हमारे श्री कृष्ण की भाषा ब्रज भाषा। ये 5 उपभाषाएं हैं। इसके बाद बोलियां तो 7000 हैं ही। 7000 को लिखने का तो प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, वो पूछता भी नहीं है एग्जाम में। ये 5 जो हैं उपभाषाएं हैं, वे भाषाएं हैं, 5 वर्ग हैं, जो भी कहना है। सरकार ने जनरली खड़ी बोली वाले पार्ट को मानकीकृत भाषा का हिस्सा देके अपना काम चला रही है। सरकार के जो एग्जाम ही देख लो, यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम आता है, उसमें जो हिंदी में छपी हुई व्यवस्था होती है, जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे या जो प्रश्न पत्र हिंदी मीडियम वाले देंगे, वो खड़ी बोली का छपा हुआ होता है, जिससे उनको बहुत दिक्कत होती है समझने में। समझ रहे हो? तो अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, मैथिली, ब्रजभाषा मानकीकृत रूप है खड़ी बोली। ऐसे याद रखना, इंटरव्यू में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, तुम बहुत परेशान हो जाओगे। मानकीकृत भाषा में समझा चुका हूँ क्या होता है। हिंदी भाषा का मानकीकृत रूप सरकार खड़ी बोली के रूप में यूज करती है। अवधी, भोजपुरी में सरकारी आदेश नहीं आते, वो केवल खड़ी बोली में आते हैं। तो हिंदी भाषा का वर्गीकरण ऐसे होता है, नोट कर लीजिएगा इसको।
जुड़े रहिएगा, हिंदी का अच्छे से आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। लेक्चर आज का अभी यहीं समाप्त होता है। अगला लेक्चर इसके बाद आएगा देवनागरी लिपि से संबंधित। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम से जुड़िए PDF पाने के लिए, और कोई भी डाउट हो तो पूछने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।